राष्ट्रों का धन। राष्ट्रों का धन, जिसका अंग्रेजी शीर्षक द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस और पूर्ण शीर्षक राष्ट्रों का धन की प्रकृति और कारणों की जांच, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस है। सन 1776 में प्रकाशित एक पुस्तक है जो इस बात का गहराई से अध्ययन करती है कि किसी राष्ट्र में संपन्नता और समृद्धि किस तरह से आती है। यह विश्व भर में इस प्रकार की पहली पुस्तकों में से एक थी और इसे अर्थशास्त्र की एक बुनियादी कृति माना जाता है। यह औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की अर्थव्यवस्था से आरंभ होती है और श्रम के विभाजन, उत्पादकता और मुक्त बाजारों जैसे विस्तृत विषयों को छूती है। प्रथम खंड, श्रम की उत्पादक शक्तियों में सुधार के कारण। श्रम विभाजन, लोग दिन भर मेहनत तो हर देश में करते हैं, तो फिर एक देश में दैनिक श्रम से अधिक संपन्नता और दूसरे में कम क्यों होती है? देखा जाता है कि जहां उद्योग और आर्थिक सुधार अधिक है, वहां श्रम का विभाजन भी अधिक है और इसी से इन देशों में सर्वव्यापी समृद्धि उत्पन्न होती है। प्राकृतिक रूप से कृषि में श्रम विभाजन कम और विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग में अधिक होता है। इसलिए कृषि क्षेत्र में गरीब और अमीर देशों में अंतर इतना नहीं होता, लेकिन अमीर देश विनिर्माण में गरीब देशों से काफी आगे होते हैं। विनिर्माण केंद्रित होने से ही अमीरी आती है, कृषि केंद्रित होने से कभी नहीं। श्रम विभाजन बाजार के आकार से सीमित होता है। जहां व्यापार करने का बाजार छोटा हो, वहां श्रम विभाजन भी सीमित होता है। खुले व्यापार द्वारा व्यापारिक क्षेत्र बढ़ाने से श्रम विभाजन और राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है। यही कारण है कि इतिहास में बंदरगाह वाले क्षेत्र अधिक अमीर हुआ करते थे, क्योंकि उनकी व्यापारिक पहुंच अन्य क्षेत्रों से अधिक थी। पैसे की उत्पत्ति और प्रयोग, कोई अकेले श्रम भला कितना ही कर ले, उसकी सभी आवश्यकताएं उससे कभी पूरी नहीं होंगी। इसी से वस्तु विनिमय, बार्टर यानी वस्तुओं का व्यापारिक लेन देन आरंभ हुआ था। इसके विस्तार के लिए पैसे का आविष्कार हुआ। मुद्रा धातु के टुकड़ों, सिक्कों की बनने लगी। श्रमिकों की आय, श्रमिक आपस में नौकरियों के लिए स्पर्धा करते हैं और उन्हें नौकरी देने वाले मालिक आपस में अच्छे श्रमिकों को अपने काम में लगाने के लिए स्पर्धा करते हैं। इसी से आय उत्पन्न होती है। देखिए, आर्थिक संतुलन डंडा, जब श्रमिक अधिक हों तो आय गिरती है और जब नौकरियां अधिक हों तो आय बढ़ती है। सरकार हस्तक्षेप द्वारा किसी आर्थिक क्षेत्र को दी गई सहायकी, सब्सिडी अक्सर बुरा असर लाती है, क्योंकि इससे आवश्यकता से अधिक लोग उस आर्थिक क्षेत्र में काम करने लगते हैं। इससे आगे चलकर उनकी आय घटती है। द्वितीय खंड, पूंजी का संग्रह और प्रयोग। पूंजी का विभाजन, जब किसी के पास कम पूंजी हो तो वह उसे बचा बचा कर प्रयोग करता है और उसे पूंजी को ऐसे प्रयोगों में लगाने का विचार नहीं आता जिससे पूंजी उसके लिए आय कमा सके। गरीब लोग इसी स्थिति में होते हैं। अगर किसी के पास पूंजी पर्याप्त मात्रा में हो जाए तो वह फिर उसे ऐसे प्रयोगों में लगाने की सोचता है जिससे उसको आय मिले, यानी किसी कंपनी या व्यापार में शेयर लेना। डंडा, किसी चीज के मूल्य का विभाजन। हर चीज के मूल्य में 3 भाग निहित होते हैं। उसमें लगे श्रम की आय, उसे बनाने में लगी पूंजी की आय यानी कंपनियों के शेयरों के मालिकों को मिलने वाला पैसा, और जिस स्थान पर वह चीज बन रही है उसका किराया का दाम। कुछ चीजों में और सबसे निर्धन देशों में मूल्य का आधार केवल श्रम की आय भी हो सकती है। पूंजी का संचय तथा उत्पादक व अनुत्पादक श्रम। एक प्रकार के श्रम में श्रम द्वारा किसी चीज के मूल्य में वृद्धि होती है, जैसे कि किसी विनिर्माण से कच्चे माल से उपयोगी वस्तु बनती है, इसे उत्पादक श्रम कहा जाता है। दूसरे प्रकार के श्रम में किसी चीज के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती, जैसे किसी की चाकरी करने में, इसे अनुत्पादक श्रम कहा जा सकता है। ब्याज पर उधार दी गई पूंजी। जब कोई व्यक्ति अपनी पूंजी उधार देता है तो वह अपेक्षा करता है कि उसे इसे देने का किराया, ब्याज मिलेगा और समय होने पर उसे अपना पैसा वापस दे दिया जाएगा। उधार लेने वाला इस पूंजी को व्यापार में लगा सकता है
यानी शेयर का स्वामी बन सकता है या अपने ऊपर खर्च कर सकता है। अगर वह व्यापार के शेयरों में लगाता है तो इससे श्रमिकों के लिए नौकरियां उत्पन्न होती है और उनके श्रम से मूल पैसे के साथ साथ उसे कुछ मुनाफा रूपी आय भी मिल पाती है। फिर वह अपना कर्जा भी लौटा पाता है और ऊपर से अपने खुद की नई पूंजी भी बना पाता है। लेकिन जो उधार ली हुई पूंजी अपने ऊपर लगा दे, वह कर्जा वापस करने में भी अक्षम होता है, अपनी पूंजी बनाने से वंचित भी रहता और समाज में नौकरियां भी नहीं स्थापित करता। जब कोई पैसा उधार देता है तो वह सूझबूझ कर देता है कि कर्जा लेने वाला उत्पादक काम में लगाएगा, लेकिन कभी कभी गलती से फजूल खर्चियों को भी दे बैठता है। पूंजी लगाने के तरीके। पूंजी 4 प्रकार के कार्यों में लग सकती है। पहला, माल खरीदकर सीधा समाज में खपत के लिए बेचना, जैसे कि कृषि। दूसरा, कच्चा माल खरीदकर उसे विनिर्माण में लगाना जिसे फिर समाज में बेचा जाता है। तीसरा, कच्चे माल या विनिर्मित वस्तुओं को उनके उपलब्धि स्थान से लेकर उन्हें विक्रय स्थान तक पहुंचवाना। चौथा, माल की बड़ी मात्रा को लेकर उसे छोटे भागों में बांटना ताकि उसे खरीदने वाले उसे खरीद सकें। End of the topic. Thank you.